हे गाइस, वेलकम बैक टू टेक्निकल ब्रेन्स। और आज हम देखने वाले हैं कुछ स्पेशल और यूनिक, और वो है हाउ टू क्रिएट अ काउंटडाउन टाइमर यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो देखिए गाइस, मैं इस पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ। जैसे ही ये टाइमर 0 से स्टार्ट होगा, और देखिए मैंने इस पर एक होवर इफेक्ट लगाया है कि जैसे ही मैं होवर करूँगा ऐसे, और ये देखिए एकदम स्मूथ मूवमेंट कर रहा है, और ये 10 पे जाके स्टॉप हो जाएगा। देखिए मैं इस पर जब भी कर्सर ले जाता हूँ, कर्सर का टाइप चेंज हो जाता है। तो आज हम देखने वाले हैं ये ब्यूटीफुल सा टाइमर कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे आ जाता हूँ, और मैं यहाँ पर एक न्यू पेज ओपन कर लिया मैंने। Ctrl+N दबा के और Ctrl+S पे क्लिक करके हम इसे सेव कर लेंगे। इस बार नाम डालूँगा मैं काउंटडाउन टाइमर .html, और हम एंटर करके इसे सेव कर लिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, कॉपी फाइल पाथ करके हम गूगल क्रोम पे से ओपन करेंगे। तो मैं चलता हूँ गूगल क्रोम पे, और यहाँ पर एक न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर पेस्ट करके एंटर कर देता हूँ, और मेरी फाइल खुल चुकी है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ वापस सबलाइम टेक्स्ट पे। और हम कुछ भी करने से पहले क्या करते हैं, ऑफ कोर्स हम उसका सबसे बेसिक सिंटेक्स लिख लेते हैं। तो मैंने देखिए लिख चुका हूँ। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले नीचे आता हूँ बॉडी में, और एक टैग डाल देता हूँ, डिव टैग। डिव मतलब डिवीज़न होता है। डिव टैग में हम काम कर रहे हैं वही टैग है। ठीक है, तो डिव टैग मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया, और इसको एक क्लास दे देता हूँ मैं। क्लास में दूंगा, वैसे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ फुल डिव। फुल डिव सही रहेगा वैसे भी। और एक न्यू डिव इसके अंदर एंटर कर देता हूँ, उसको मैं क्लास दे दूँगा मेन डिव, क्योंकि इसमें हम काम करेंगे, नहीं सेंटर नहीं, मेन डिव। एक सेकेंड। और या इसके अंदर मैं एक पैराग्राफ टैग डालूंगा। देखिए पैराग्राफ में डाल देता हूँ, यहाँ पर मैं 0 लिख देता हूँ। यही हमारा टाइमर होगा, वही नंबर जो दिखेगा। तो रिफ्रेश किया मैंने, और देखिए यहाँ पर 0 दिख रहा है। और अगर थोड़ा मैं जूम इन करूँ तो देखिए क्लियरली दिख रहा है कि ये 0 है। तो चलिए हम वापस रिसेट कर देते हैं इसे, और चलते हैं आगे का क्या लिखना। ऑफ कोर्स CSS HTML का बस इतना ही पार्ट था। ठीक है, तो अब मैं HTML का इतना ही पार्ट था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसको स्टाइलिंग देने के लिए। और स्टाइलिंग कैसे देते हैं, ऑफ कोर्स CSS से। और CSS हम टाइप कर देता हूँ यहाँ पर। उसके लिए टैग है स्टाइल टैग। स्टाइल टैग में हम CSS लिख सकते हैं। ये जो भी है हटाता हूँ इसको, इतना ठीक है। और यहाँ पर मैं टाइप करूँगा स्टार। स्टार मतलब होता है यूनिवर्सल ऑपरेटर, यानी कि इसमें जो भी मैं स्टाइलिंग दूंगा वो सबको मिल जाएगी, सारे टेक्स्ट को। तो यहाँ पर कहते हैं मार्जिन 0 कर देनी चाहिए, पेडिंग 0, और एक बॉक्स साइजिंग होता है, उससे हम बॉर्डर बॉक्स देते तो अच्छा रहता है। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो रहते हैं ना, हमारे जो बॉडी टैग रहता है उसके पास एक 8 पिक्सल की मार्जिन होती है। और उसे आप देख भी सकते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आपको जूम करके दिखाया मैंने कि देखिए एकदम कोने में चिपका है, जबकि आपने पहले देखा हो तो वो थोड़ा सा साइड में आ रहा था, क्योंकि बॉडी की जो मार्जिन होती है ना 8 पिक्सल की, उसके कारण हो रहा था। अब देखिए मैं इस फुल डिव को कॉपी करता हूँ, और डॉट लिख के पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि एक क्लास है और क्लास को हमको स्टाइलिंग देने के लिए डॉट लिखना पड़ता है। ठीक है, तो अब मैं इसको स्टाइलिंग दे देता हूँ विड्थ की, और मैं इसको विड्थ दूंगा पूरी 100 विवपोर्ट विड्थ, VW यानी 100 विवपोर्ट विड्थ, और हाइट भी यही दूंगा। इससे क्या हो जाएगा ना कि मेरे जो ये फुल डिव है, इसको पूरे जो भी हमारे स्क्रीन की विड्थ और हाइट है वो पूरी मिल जाएगी। इतनी प्रॉपर्टी देने के बाद हमारा अगला काम है, और वो है हमारे जो 0 था उसको सेंटर में लाना। तो उसके लिए मैं लिख दूंगा डिस्प्ले ग्रिड डिस्प्ले होना चाहिए, और प्लेस आइटम्स सेंटर। इसका मतलब है कि हमारे जो भी आइटम्स हों फुल डिव के अंदर, उन सभी को सेंटर में प्लेस कर दूँ, उनके अलाइनमेंट को सेंटर में कर दूँ। इतना सिंपल सा है। इसको मैंने सेव किया, और देखिए 3, 2, 1 और रिफ्रेश करने पर मेरा 0 दोनों तरफ से हॉरिजॉन्टली वर्टिकली सेंटर पे आ चुका है। और इतना ही नहीं, अगर मैं जूम करके दिखाऊँ, ये आपको दिख गया होगा। इतना ही नहीं, अगर मैं इसे मोबाइल डिवाइसेस पे देखूँ तो उनमें भी ये सेंटर पे रहेगा। देखिए मैं इंस्पेक्ट पे गया, और देखिए इस बटन पे मैंने क्लिक किया, और हमारे मोबाइल डिवाइसेस ऐसा हो चुका है। यहाँ पर मैं मोबाइल डिवाइस चेंज करके गैलेक्सी नोट 2 लिख दिया, उस पर भी सेंटर पे है। और जो मैंने आपको प्लेस आइटम सेंटर दिखाया था, उसका असली मतलब भी बता देता हूँ। देखिए इसका सिंपल सा मतलब है, देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया और बता रहा है अलाइन आइटम सेंटर, यानी कि हमको जो वर्टिकली होते हैं उसमें सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, यानी कि हॉरिजॉन्टली भी वो सेंटर पे रहना चाहिए। इसलिए हमारा आइटम जो है वो दोनों तरफ से सेंटर पे। तो इसका सिंपल सा इतना मतलब था। अब मैं इसे चलता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, और देखिए अब हम वापस चलते हैं अपनी कोडिंग में। और देखिए अब मैंने फुल डिव को जो इतनी क्लास दे दी है ना, अब मैं एक प्रॉपर्टी और दूंगा, वो है कि कलर।
और मैं कलर दूंगा हेक्साडेसिमल कोड के फॉर्म में, जिसका सिंपल मतलब होता है हमको कौन सा कलर देना है। तो देखिए मैं हेक्साडेसिमल कोड का कलर दे देता हूँ, यहाँ हैशटैग लगाया मैंने, और मैं यहाँ पर एक कलर है मेरे पास बेसिकली ये वाला कलर, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जाकर मैं इस पर पेस्ट कर देता हूँ। बेसिकली एक लाइट ब्लू कलर है ये, इसको मैं सेमीकोलन दे दिया और कंट्रोल एस दबा के सेव किया। और यहाँ पर मैं चलता हूँ इस हेक्साडेसिमल कोड की मदद से, देखना आप क्या होगा, जो हमारे बैकग्राउंड का कलर हो जाएगा और वो हो जाएगा एक लाइट ब्लू कलर। देखिए मैं इसको रिफ्रेश किया मैंने और देखिए मेरे जो कलर है कितना ब्यूटीफुल सा एक इफेक्ट वाला कलर आ रहा है, और वो इफेक्ट आ रहा था इस बैकग्राउंड कलर का, ठीक है। तो अब मेरे ये फुल डिव के सारे स्टाइलिंग हो चुकी है। अब मैं ये मेन डिव को मैं स्टाइलिंग दूंगा, और एक सेकंड में यहाँ पर एस लिख दिया, ए लिखना, ठीक है। मेन डिव को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, डॉट लिखा क्योंकि ये क्लास है, ठीक है। अब इसको हम स्टाइलिंग देते हैं और उसमें हम सबसे पहले इसकी विड्थ और हाइट को सेट करेंगे, क्योंकि जो है जो सर्कल दिखेगा हमको टाइमर में, उसके लिए हमें एक विड्थ और हाइट तो सेट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर विड्थ लिख देता हूँ, विड्थ मैं दूंगा 10 REM। और जो REM है, REM होता है एक यूनिट है हमारे लेंथ की, ठीक है। तो मैंने विड्थ और हाइट सेट कर दी और रिफ्रेश करते ही देखिए हमारा जो है वो साइड में चले गया। अब मैं इसका कलर बताता हूँ, उसके लिए मैं इसको बॉर्डर दूंगा ताकि अच्छे से आपको दिख जाए कि ये मेन डिव है कहाँ। तो बॉर्डर मैं दूंगा 1 REM की, सॉलिड होनी चाहिए एकदम, और कलर मैं रेड दे देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस सेव किया और देखिए अब आपको पता चल गया होगा कि ये क्या है एक्चुअल में, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारे ये ज़ीरो था वो कोने में चले गया। अब देखिए अगर मैं विड्थ और हाइट को हटा दूं और रिफ्रेश करूं तो देखिए जो हमारा कंटेंट था ना इस डिव के अंदर का, वही इसकी बॉर्डर बन गई। लेकिन मैं विड्थ और हाइट को सेट कर दूंगा तो बॉर्डर देखिए वापस सेट हो गई। लेकिन अब ये ज़ीरो है वो कोने में चिपका है, हमको क्या चाहिए कि ये ज़ीरो उससे भी सेंटर में आए। लेकिन उससे पहले ये जो कलर है रेड, वो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा। तो मैं इस जो ये ग्रे कलर है ना, ये हैशटैग करके जो लिखा है, इसको कॉपी किया मैंने और रेड को हटाकर हैशटैग और ये पेस्ट कर दिया। बेसिकली ग्रे कलर है, ग्रे कलर थोड़ा सुंदर दिखे। देखिए ये एकदम ब्यूटीफुल सा कलर आ रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो हमारे ये बॉर्डर थी वो बॉर्डर स्क्वायर टाइप की नहीं हो, एक सर्कल टाइप की हो। तो उसके लिए एक आप कह सकते हो कि एक सिंटेक्स होता है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस को अगर हम 50% या उससे ज़्यादा करें तो हमारे जो भी स्क्वायर है वो स्क्वायर से हटकर एक सर्कल के फॉर्म में आ जाएगा। तो मैं देखिए यहाँ पर बॉर्डर रेडियस लिखा है, इसको मैं 50% पे सेट कर देता हूँ और मैं इसको सेव करके वहाँ पर जाके रिफ्रेश कर देता हूँ। देखिए मेरे ये सर्कल जैसे फॉर्म में आ चुका है, तो ये बहुत अच्छा दिख रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो हमारा ज़ीरो है वो कोने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा, वो इस डिव के भी सेंटर में आ जाए। तो उसके लिए हमको एक जो हमारा फुल डिव था, जैसे हमने उसको स्टाइलिंग दी थी डिस्प्ले ग्रिड और प्लेस आइटम सेंटर, उसको मैं वापस कॉपी करके इस मेन डिव को भी दे दूँगा और हमारे जो मेन डिव के अंदर के कंटेंट भी सेंटर में आ जाएंगे। इतना सिंपल। देखिए मैं रिफ्रेश किया, मैंने यहाँ पर जाके रिफ्रेश किया और देखिए जो मेरा ज़ीरो था एकदम परफेक्टली सेंटर पे आ चुका है। तो कितना अच्छा लग रहा है हमारा जो ज़ीरो है। लेकिन हमारा जो ज़ीरो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाकर 5 REM सेट कर देता हूँ और कंट्रोल एस सेव, और मेरा जो ज़ीरो है वो एकदम परफेक्टली मतलब उसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ चुका है। लेकिन एक प्रॉब्लम जो मेरे को दिख रही है वो है कि जब भी मैं इस पर जाता हूँ और ये देखिए सिलेक्ट जैसा हो रहा है, तो ये मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है और वो है यूज़र सिलेक्ट, और उसको मैं अगर सेट कर दूँगा नन, तो हमारा ये जो काम है वो हो जाएगा। देखिए अब मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, कितना भी मैं कोशिश करूँ लेकिन ये सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो यही है एक प्रॉपर्टी। और आखिरी मेरे को जो एक चीज़ लिख रही है कि हम उससे भी ऐड कर देना चाहिए, और वो है हमारे जो इस मेन डिव का बैकग्राउंड कलर, उसको मैं अगर वाइट सेट कर दूँ तो अच्छा रहेगा। हैशटैग FFF लिखने से वो वाइट कलर का हो जाएगा। देखिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर जाकर और देखिए अब एकदम बढ़िया लिख रहा है। तो हमने जो भी इफ़ेक्ट्स थे वो सब ऐड कर चुके हैं। अब हमारा CSS का काम हो चुका है। अब मैं इसमें होवर इफेक्ट ऐड कर देता हूँ कि जैसे ही मैं इसे होवर करूँ हमारे मेन डिव को, तो उसमें कुछ स्टाइलिंग्स हो जाए तो और ज़्यादा बेटर लगेगा। तो मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया और यहाँ पर मैंने कॉलन देकर होवर लिख दिया, ठीक है। अब इससे जो होगा हमारा होवर इफेक्ट वो ऐड हो सकता है। तो अब मैं उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करूँगा। जैसे मैं इसे होवर करना चाहता हूँ तो मेरा बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। और देखिए बैकग्राउंड को मैं यहाँ पर हैशटैग लिख के ये कलर जो कि एक लाइट ग्रे कलर है उसको मैं सेट कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं इस पर होवर करूँगा देखिए इसका लाइट ग्रे हो जाता है कलर, इसका बैकग्राउंड। मे भी आपको दिख रहा हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो, लेकिन मेरे को तो यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए आप
मैं इसे वापस रिसेट कर देता हूँ और मैं चलता हूँ वापस अगले। और मैं अब इसका जो कर्सर टाइप है उसको मैं चेंज कर कर पॉइंटर कर देता हूँ कि जैसे मैं इस पर होवर करूँ इसका कर्सर चेंज हो जाए, यानी कि जो नॉर्मली रहता है ना वो चेंज हो जाए। अब जैसे ही मैं इस पर रिफ्रेश करूँगा और देखिए जैसे ही मैं इस पर कर्सर ले जाता हूँ उसका टाइप चेंज हो जाता है। देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक सिलेक्ट जैसा दिख रहा है पॉइंटर, कि यहाँ पर मैं पॉइंट कर रहा हूँ। लेकिन ये इफेक्ट जो है मोबाइल में नहीं दिखे क्योंकि मोबाइल टच वाले टाइप के होते हैं, लेकिन ये सिर्फ कंप्यूटर में चलते हैं जिनमें कोई टच ना हो। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी मैंने ऐड कर दी। और अब थर्ड प्रॉपर्टी होगी कि एक एनिमेशन ऐड कर दी तो और ज़्यादा बेटर लगा। तो मैं इसमें एनिमेशन ऐड कर देता हूँ, उसका नेम मैं दूँगा मूव, और उसको मैं 0.15 सेकेंड में हर कराना चाहता हूँ। लीनियर होना चाहिए, यानी कि एकदम नॉर्मली चलना चाहिए और इनफाइनाइट टाइम तक चलना चाहिए। जब तक मैं होवर कर रहा हूँ तब तक उसका जो स्टाइलिंग है ये चलते रहे, एनिमेशन चलता रहे। तो देखिए इस एनिमेशन वाले टैग से कितना बढ़िया इफेक्ट आएगा आप देखना। देखिए @ की फ्रेम लिखने से मैं अपने एनिमेशंस को ऐड कर सकता हूँ और वो जो एनिमेशन है वो बहुत बढ़िया दिखेंगे। @ की फ्रेम्स, उसका नाम लिखना है। यहाँ पर मेरे को मूव नाम रखा था ना मैंने, यहाँ पर इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया मैंने और एंटर कर दिया मैंने। अब मैं इसको 3 टाइप में करूँगा। सबसे पहले 0% पर, मतलब जब स्टार्ट हो उस समय कौन सी स्टाइलिंग होनी चाहिए। एक सेकेंड होगी 50% पे, यानी कि जब हाफ एनिमेशन हो जाए तब कैसा दिखना चाहिए। और एक होगी 100%, यानी जब एंड हो जाए एनिमेशन का उस समय क्या स्टाइलिंग्स होनी चाहिए। तो आपको मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ एक एग्जांपल से। जैसे कि मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर इसका सेट कर दिया रेड, ठीक है। अब यही मैं इस कलर को मैं 100% पे भी ले गया, ठीक है। अब मैं इसको 100% पे भी ले जाऊँगा और 50% पे भी ले जाऊँगा। अब क्या होगा, मैं 50% पे इसका रेड कलर को हटाकर ब्लू कलर कर दूँ तो देखना इससे क्या इफेक्ट आएगा। जैसे मैं रिफ्रेश करूँ, आप देखना जैसे मैं होवर करूँगा तो रेड ब्लू फिर रेड फिर ब्लू फिर रेड फिर ब्लू, ऐसे ही चलते रहेगा ये। लेकिन ये तो मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए दिखा रहा था, क्योंकि ये कलर जो है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो इन कलर्स को तो मैं हटा देता हूँ और एक सेकंड इन सबको भी हटा देता हूँ। हाँ, तो अब मैं 0% पे दूंगा ट्रांसफॉर्म, यानी कि कितना ट्रांसफॉर्म होना चाहिए अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। तो ट्रांसलेट यानी कि मूव कराएंगे हम एक्स डायरेक्शन में 0, वाई डायरेक्शन में 0, ठीक है। इसी को मैं 100% पे भी पेस्ट कर दूंगा ताकि इनिशियली और आफ्टर दोनों टाइम में सेव हो। लेकिन 50% पे मैं ये हटाकर वाई डायरेक्शन में एक मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ वैल्यू 10 पिक्सल की, ठीक है। कंट्रोल + सेव, और जैसे ही इसको रिफ्रेश कर दूँगा यहाँ पर देखना एक स्मूथ सा एनिमेशन आएगा। देखिए जैसे मैं इसको होवर कर रहा हूँ एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर टाइमर चल रहा है, ठीक है। तो ये इफेक्ट बहुत सुंदर दिखता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये ऐड कर दिया है। अब देखिए ये एनिमेशन हमारा ऐड हो गया ना। अब लीनियर को हटा के मैं ईज कर दूंगा, क्योंकि ईज जो है ना वो ज़्यादा रियलिस्टिक लगते हैं। तो ईज एनिमेशन जो है वो बेटर होंगे लीनियर के मुकाबले। तो देखिए अब ज़्यादा बेटर लग रहा है। वैसे तो मेरा कंप्यूटर थोड़ा स्लो है, इसलिए आपको ढंग से थोड़ा हो सकता है ढंग से नहीं दिखे, मतलब स्मूथ नहीं दिखे, लेकिन मेरे को अब मेरे कंप्यूटर पे स्मूथ दिख रहा है। देखिए मैंने CSS का पार्ट कंप्लीट कर दिया है। यहाँ तक CSS का पार्ट था, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और HTML का भी पार्ट मैंने यहाँ पर लिख लिया है। बेसिकली HTML तो बहुत ही शॉर्ट था। अब मैं स्टार्ट करूँगा जावास्क्रिप्ट इसलिए ताकि हमारा टाइमर चले, तो क्योंकि अगर हम मैंने देखिए यहाँ पर टाइप भी हटा दिया, स्क्रिप्ट टैग में हम जावास्क्रिप्ट लिखते हैं और अब जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली मुझे चाहिए क्या कि जो मेरा 0 है जैसे ही मैं इसे पेज को रिफ्रेश करूं तब ये 0 से बढ़ते बढ़ते हर एक सेकंड में 10 तक पहुंच जाए। लेकिन उसके लिए मेरे को इसकी वैल्यू तो फेच करनी पड़ेगी ना, या यानी कि जो मैंने वैल्यू लिखी वो तो मेरे को जावास्क्रिप्ट में मिल जाए। तो उसी के लिए मैंने यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट बनाया p नाम का। अगर आप चाहें तो p की जगह कोई और वैल्यू भी टाइप कर सकते हैं। फिर मैं लिखूंगा document.querySelector, ठीक है। क्वेरी सिलेक्टर document.querySelector, इससे हम किसी भी हमारे सिलेक्टर को फेच कर सकते हैं। तो देखिए जो टैग का नाम है वो है p, तो मैंने वहाँ पर p लिख दिया। ये जो टैग है वहाँ पर मैं यहाँ पर लिख दूंगा p, ठीक है। तो उस वो जो टैग है वो मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या कॉन्स्टेंट बनाया मैंने p नाम का, उसमें मैं document.querySelector लिख रहा हूँ कि मैं कोई क्वेरी को सिलेक्ट करना है। अब देखिए मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक तरीके से। इंस्पेक्ट पे गया मैं, फिर कंसोल पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं p लिख देता हूँ जो मैंने अभी कांस्टेंट बना। और देखिए मेरे को ये वैल्यू मिल रही है जो अभी ये जो टैग था ना मेरा HTML में, वो तो देखिए मैंने जावास्क्रिप्ट से HTML के टैग को फेच कर लिया है।
और बेसिकली जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट मतलब हमारे पूरी बॉडी, ठीक है, जो भी हमारा डॉक्यूमेंट दिख रहा है ना, हमारा पेज। और क्वेरी सिलेक्टर एक सिलेक्टर कह सकते हैं जिससे हम किसी भी क्वेरी को HTML की सिलेक्ट कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगा, उसको वैल्यू दूंगा 0। नम नाम का वेरिएबल बनाया जिसको मैंने वैल्यू दे दी 0। और अब जावास्क्रिप्ट हमको एक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है पी के लिए, अभी हम उसको यूज़ कर सकते हैं, और वो है इनर टेक्स्ट। और इसको मैं नम के इक्वल कर दूंगा, तो जो हमारा पी के अंदर के जो भी टेक्स्ट होगा वो नम की एक वैल्यू हो जाएगी, यानी कि जो भी नम की वैल्यू होगी वही हमारे पैराग्राफ टैग की वैल्यू हो जाएगी। अब मैं ऐसे फंक्शन के अंदर टाइप करूँगा ना तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि मैं फंक्शन को जितनी बार रन कराऊँ उतनी बार ये काम करेगा। तो मैं उसके अंदर इस वैल्यू को पेस्ट कर देता हूँ, जो भी मैंने लाइन लिखी थी कि जो हमारे पी के अंदर का पैराग्राफ, बेसिकली पैराग्राफ टैग के अंदर का जो भी टेक्स्ट होगा वो नम हो जाना चाहिए। नम जो कि एक वैल्यू वेरिएबल है, उसकी वैल्यू है 0, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा टैग है, जितनी बार मैं इस फंक्शन को रन करूँगा उतनी बार मेरी वैल्यू नम के बराबर हो जाएगी। तो देखिए मैंने रन फंक्शन को कॉल किया, और इसे सेव कर देता हूँ, और रिफ्रेश करने पर जो मेरी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी कह सकते हैं नम की, वो आ चुकी है। लेकिन अगर मैं नम को 5 कर दूंगा या फिर कुछ और, तो देखिए मैं नम की वैल्यू ही टाइप हो चुकी है। तो देखिए ये कितना बढ़िया है कि हम जावास्क्रिप्ट से भी HTML की चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक टैग है जिसे हम कॉल कर सकते हैं। और अगर हमको इसकी वैल्यू बढ़ानी है तो हम इस फंक्शन के अंदर टाइप कर दीजिए नम प्लस इक्वल टू 1, जिससे जितनी बार मैं इस फंक्शन को रन करूँगा उतनी बार इस नम की वैल्यू भी 1 टाइम बढ़ जाएगी, ठीक है। अब कंट्रोल एस सेव करते हैं और रिफ्रेश करने पर देखिए मेरी जो वैल्यू है वो नहीं बढ़ी। नम की वैल्यू बढ़ तो चुकी है, लेकिन आप पैराग्राफ में टैग में नहीं दिख रही है। उसका कारण ढूंढते हैं हम। देखिए मैं नम टाइप कर देता हूँ, और देखिए इसकी वैल्यू तो 1 आ चुकी है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो है कि हमने p डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू नम पहले डिफाइन कर दिया। तो मेरे को इस वैल्यू को जो है इस लाइन को हटाकर इसके नीचे लिखना होगा। और अब देखिए मेरी जो वैल्यू है वो 1 हो चुकी है। क्यों? क्योंकि मैंने नम को 0 से बढ़ाकर 1 कर दिया है। लेकिन मैं कब तक इस फंक्शन को कॉल करते रहूँगा, इसलिए मेरे पास एक कह सकते हैं एक प्रॉपर्टी होती है जावास्क्रिप्ट में, सेट इंटरवल, ठीक है। उसके अंदर अगर इस रन फंक्शन को कॉल करूँगा और उसके बाद में कॉमा लिख के एक टाइम लिख दूंगा कि कितने टाइम में ये रिपीट होना चाहिए। इस प्रॉपर्टी से क्या होगा, उस टाइम पे ये बार बार रिपीट होगा, ठीक है। तो उस ये जो टाइम होता है वो सेकंड्स में नहीं, मिली सेकेंड्स में होता है। और आपको ये पता होगा कि जो 1 सेकेंड होता है वो 1000 मिली सेकेंड्स के बराबर होता है। तो मैं यहाँ 1000 मिली सेकेंड्स यानी 1 सेकेंड, यानी कि हर एक सेकेंड में वो जो फंक्शन है वो कॉल होना चाहिए। इतना सिंपल सा है। ये सेट इंटरवल बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि इससे हम किसी भी फंक्शन को रन करा सकते हैं। देखिए अब जैसे इसको रिफ्रेश करूँगा मैं यहाँ पर जाकर, और 0 1 2, देखिए हर एक सेकंड में बेसिकली हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है। तो हर एक सेकंड में इसकी वैल्यू बढ़ते जा रही है नम की, और वो वापस p डॉट इनर HTML जो है इनर टेक्स्ट बेसिकली वो नम के बराबर हो रहा है। लेकिन ये जो है वो हमेशा चलते रहेगा। तो मेरे को इसमें एक लिमिट लगानी होगी कि जैसे ही इसकी वैल्यू 10 हो जाए उसके बाद नम की वैल्यू बढ़ना बंद हो जाए, ताकि हमारी जो वैल्यू है वो 10 के बाद बढ़ना स्टॉप हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक इफ़ स्टेटमेंट लगा दूँगा, इफ़ एल्स, ताकि ये हो जाए, ठीक है। तो इफ़ में लिखूँगा, और इफ़ में मैं लिखने वाला हूँ कि अगर नम की जो वैल्यू है वो लेस देन है हमारे 10 से, तो उस समय तो फंक्शन कॉल होना चाहिए, यानी कि जो नम है वो हर एक सेकेंड में 1 टाइम बढ़ जाए। लेकिन एल्स अगर ऐसा नहीं हुआ, 10 से वैल्यू बढ़ गई, तो जो हमारा नम है वो 0 के इक्वल हो जाए। तो इस इतने से स्टेटमेंट से ही हमारी जो वैल्यू है नम की वो 10 के बाद स्टॉप हो जाएगी बढ़ना, और हमारा जो काम है वो हो जाएगा कंप्लीट। तो ये है पूरा खेल इस हमारे कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी का। और जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता रहेगा, और 10 पे जाके स्टॉप होना है। इसको देखते होता है कि 10 पे जाके देखिए स्टॉप हो चुका है। 10 के बाद ये नहीं बढ़ रहा है, कितना भी कर लें हम, कितनी भी देर बैठें, लेकिन ये नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उसके बाद नम की वैल्यू बढ़ना स्टॉप हो चुकी है ना। लेकिन नहीं, ये जो भी हमारा कोड है ये पूरा रन हो रहा है, और इतने से कोड से हमारे पूरा काम हो रहा है। तो अगर हम चाहें तो यहीं पे स्टॉप हो सकते हैं, लेकिन मैं एक और इसमें ऐड कर देता हूँ, और वो है जो हमारे इफ़ एल्स स्टेटमेंट है। ये बहुत ज़्यादा लेंदी है और हमको ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो मैं इसको एक मतलब कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में ला सकता हूँ टर्नरी ऑपरेटर की मदद से, तो ये एक ही लाइन में हो जाएगा। तो उसके लिए हमको क्या करना रहेगा, जो इफ़ की स्टेटमेंट है उसको कॉपी कीजिए,
और उसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर अच्छे से। देखिए मैं यहाँ पर पेस्ट कर दी मैंने। उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और जो इफ़ स्टेटमेंट में जो वर्क होना चाहिए उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँ। देखिए इफ़ की स्टेटमेंट को कॉपी किया मैंने और यहाँ पर पेस्ट किया और सेमीकोलन को यहाँ पर हटा दीजिए। उसके बाद एक कोलन ऐड कीजिए। कोलन ऐड करने के बाद जो एल्स की स्टेटमेंट है उसको पेस्ट कर दीजिए और हमारी सिर्फ 1 लाइन ऑफ कोड से इफ़ एल्स की इतनी जो 5-6 लाइन है वो कंप्लीट हो चुकी है। यानी कि ये 1 लाइन इक्वल टू इतनी सारी लाइंस। तो ये हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है और इसे अब हम हटा सकते हैं। अब देखते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं हमारा कोड, और देखते हैं। मैं जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ और जैसे मैंने रिफ्रेश किया और ये काम नहीं कर रहा है। इसका पता नहीं कारण क्या है। और राइट गाइस, मैंने यहाँ पर नम प्लस इक्वल टू 1 लिखना था ना, तो अब देखिए 1 वर्क करेगा। क्यों है कि मैं भूल गया था। देखिए अब 1 2 3 4 ऐसे करते रहेंगे और जैसे ही ये 10 पे जाएगा और वैसे ही ये स्टॉप हो जाएगा। और देखिए 9 10, अब 10 के बाद ये बढ़ना स्टॉप हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको पसंद आएगा ज़रूर वीडियो। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। और देखते हैं ये टाइमर कब तक चलेगा। 7 8 9 10। तो और राइट गाइस, हमारा वीडियो यहीं कंप्लीट